हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमडी सर ऑफिशियल चैनल। एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री का एक बहुत स्पेशल टॉपिक, लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम लोगों को बहुत सस्पेंस रहता है, बहुत कंफ्यूजन रहता है। आज हम लोग सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने वाले हैं और मैं आपको कंप्लीट कोर कॉन्सेप्ट देने वाला हूं लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड, सिर्फ एक ही वीडियो में। तो अगर आपने थंबनेल देख करके इस वीडियो को क्लिक किया है तो आप एक सही वीडियो को क्लिक किए हो, जहां पे आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाला है लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है लाइंस। तो आपके दिमाग में एक ही चीज घूम रहा होगा कि सर लाइंस क्या होता है, सर लाइंस क्या होता है। तो बाबू सबसे पहले समझ लो कि लाइंस दो टाइप के होते हैं। पहला नंबर होता है कर्व लाइन, दूसरा नंबर होता है स्ट्रेट लाइन। मैंने पहले नंबर पे कर्व लाइन को इसलिए रखा क्योंकि अपने हाथ से जैसी तैसे लाइन खींच देते हैं उसको बोलते हैं कर्व लाइन। लेकिन स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए हम लोगों को किसी इंस्ट्रूमेंट का जरूरत पड़ता है, लाइक स्केल का या स्क्वायर सेट का जरूरत पड़ता है हम लोगों को, या रस्सी का जरूरत पड़ता है। मतलब बहुत सारी चीजों को हम लोग यूज कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि लाइन्स दो प्रकार के होते हैं, पहला कर्व लाइन, दूसरा स्ट्रेट लाइन। अब इसकी कुछ खास बातें हैं लाइन की, क्योंकि मैंने पहला सवाल किया कि सर लाइन होता क्या है। तो लाइन तो दो प्रकार के होते हैं, लेकिन लाइन क्या होता है? लाइन एक वन डायमेंशनल फिगर है। आप दिमाग में नोट कर लो कि लाइन क्या है। प्रॉपर्टीज आप लिखो पहले कि लाइन एक वन डायमेंशनल फिगर है, वन डायमेंशनल फिगर है जिसकी कोई थिकनेस नहीं होती है, जिसकी कोई थिकनेस नहीं होती है। जैसे कि मोटा लाइन, पतला लाइन, लाइन तो लाइन है जिसकी कोई थिकनेस नहीं होती है। तो आप इस बात को याद रख लो कि देयर इज नो थिकनेस ऑफ लाइन, देयर इज नो थिकनेस। शॉर्ट में लिख रहे हैं आप लोग, याद रखना, देयर इज नो थिकनेस ऑफ लाइन। थर्ड चीज हमारा जो है वो है इसके दो एंड्स होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इमेजिन करो, एक लाइन है, ठीक है, आपको दिख रहा है। इस लाइन में क्या देखा मैंने कि एक लाइन है, कर्व हो या स्ट्रेट लाइन, इस बात को इमेजिन कर लो। अब इसमें क्या देखें कि अगर हमारे पास एक कंडीशन और आ जाए जिसमें हम लोग देख पाएंगे कि ये एक मोटा लाइन है, तो हमारा पहला क्लियर हो गया कि वन डायमेंशनल है, दूसरा पतला मोटा कुछ भी हो सकता है। तीसरा जो कंडीशन ये है कि इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना और एंडिंग पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट से ना आगे पीछे लंबा किया जा सकता है। जैसे कि मैं यहां कर सकता हूं, इसको और आगे बढ़ा दिए और इधर पीछे बढ़ा दिए, तो क्या पता चला कि लाइन कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम बोथ एंड्स। लाइन हम लोग दोनों एंड से एक्सटेंड कर सकते हैं। तो लाइन कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम बोथ एंड, फ्रॉम बोथ एंड। इस बात को आपको याद रखना है। एंड लिखना है ना, हैंड लिख रहे हैं, बोथ एंड। तो ये 3 पॉइंट ही लाइन का मतलब होता है कि एक लाइन वन डायमेंशनल होता है। दूसरा कंडीशन है देयर इज नो थिकनेस, इसकी कोई फिक्स मोटाई चौड़ाई नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज है लाइन कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम बोथ एंड्स। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है इस वीडियो को लेकर के, इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा डेप्थ में जाने वाला है, आपको हर छोटी कॉन्सेप्ट को देने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। चलिए, लाइंस में और भी कितने फॉर्मुलेशन है अब मैं आपको बताता हूं दूसरे नंबर में, जिसको हम लोग बोलते हैं एरो। तो एरो क्या होता है? एरो एक ऐसा लाइन है जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है इसका, क्योंकि ये जस्ट डायरेक्शन शो के लिए काम आता है। तो पहला आप इसको देख सकते हैं कि एरो कैसा होता है। एक लाइन है जिसके आगे में ऐसा तीर वाला निशान रहता है। तो आप इसको कह सकते हो कि एक लाइन जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन एंडिंग नहीं है, और ये क्या करता है, इट शोस डायरेक्शन। क्या करता है? ये डायरेक्शन दिखाता है। तो आप पहला पॉइंट कि इट इज यूज्ड फॉर शोइंग डायरेक्शन, इट इज यूज्ड फॉर डायरेक्शन, इसका यही काम है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका काम डायरेक्शन को दिखाने का है। दूसरा इसमें क्या कंडीशन और है, इसका सिर्फ वन एंड पॉइंट होता है, इट हैज ओनली वन एंड पॉइंट, है ना, एंड पॉइंट। क्योंकि आप यहां पे देख पा रहे हैं कि ये जो एरो है, इस एरो में एक ये पॉइंट है, वही एंड पॉइंट है, बाकी का इधर हम लोग आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे कि होर्डिंग वोर्डिंग में आप देखे होंगे कि लगा रहता है एरो का चिन्ह, तो मतलब ऐसा डायरेक्शन बोलो या फिर ऐसा बोलो, बात तो एक ही शो कर रहा है ना। तो इस बात को आपको ख्याल रखना है।
अब हम लोग देखेंगे सेगमेंट में। तो सेगमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ज्योमेट्री का, जिसमें लाइन से रिलेट हम लोग कर रहे हैं। तो सेगमेंट में एक फिक्स मेजरमेंट होता है, आइदर इट में भी 10 मीटर 20 मीटर, लेकिन इसकी एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, दूसरा एंडिंग पॉइंट भी होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे कि एक लाइन है, ठीक है, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट ए मान लिए, इसका एंडिंग पॉइंट भी मान लिए, तो ये 5 मीटर है। कितना? यहां से यहां तक 5 मीटर है। तो 5 मीटर कंप्लीट है। अब हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। अगर हम जैसे ही इसको एक्सटेंड करेंगे, इधर दूसरा पॉइंट बन जाएगा सी, और यहाँ का भी कुछ मेजरमेंट आ जाएगा। तो आप ये बात को समझ लो कि सेगमेंट फिक्स मेजरिंग पॉइंट होता है इसका, आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। सेगमेंट परमानेंट होता है, ठीक है, और ये फिक्स है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। हम लोग इसमें क्या नोटिस किए कि इट हैज फिक्स मेजरमेंट। मेजरमेंट इसकी ना फिक्स होता है, बस यही बात आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि ये भी एक लाइन ही है, लेकिन लाइन है। और इसमें दूसरा अगर बहुत ज्यादा अगर आपको दिमाग में रखना है तो इट हैज टू एंडिंग पॉइंट। इट हैज टू एंडिंग पॉइंट, दो एंड पॉइंट है, इसीलिए ये फिक्स मेजरिंग लाइन है, ठीक है, इसका मेजरमेंट फिक्स है। अब हम लोग आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट में, जो हमारा है पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन हम क्या देख रहे हैं कि दो लाइन है। अब इस दो लाइन को हम लोग पैरेलल कब कहेंगे? पैरेलल इन दोनों को हम तब कहेंगे जब इन दोनों के बीच का जो हाइट है ना, वो बराबर होना चाहिए। कहीं से भी मेजर करें, अगर ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर होना चाहिए। जब ऐसा हो गया कोई लाइन दो एक आपस में, तो हम लोग उसको पैरेलल लाइन कह सकते हैं। तो इसकी जो नोट पॉइंट है आप उसको लिख लो, आपको हमेशा के लिए वो दिमाग में सेट रहेगा। पहला कंडीशन कि बोथ लाइंस आर ऑन द सेम प्लेन। बोथ लाइंस आर ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे दोनों लाइन होगा, इस बात को याद रखो। इसका जो दूसरा कंडीशन है, इट हैज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, है ना, एक दूसरे के बीच की दूरी जो है वो क्या रहता है? इक्वल रहता है, फ्रॉम ईच अदर। और इसका जो थर्ड पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो दोनों लाइन होता है ना, वो कभी भी मिलता नहीं है। ये बोथ लाइंस नेवर मीट। मतलब आप इस बात को समझो कि जब हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसा, तो इसकी दोनों के बीच की हाइट बराबर है, ठीक है, इन दोनों का हाइट क्या है? डिस्टेंस एक दूसरे से एकदम बराबर है। तो ये लाइन हमेशा ऐसे जाता है ना, एकदम बढ़ते जाएगा। ये कभी ऐसे जाकर के ऐसा एक ऐसा टाइम आएगा कि ऐसा जाकर के ऐसा मिलता नहीं है। तो ये मिलने वाली स्टोरी पैरेलल लाइंस में नहीं है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर कोई भी लाइन पैरेलल हो और एक दूसरे से मिल रहा है तो वो पैरेलल लाइन हम लोग नहीं बोलते हैं उसको। अब हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो है ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल को याद रखने के लिए बस एक ही कंडीशन को याद रखो कि जो आपने पैरेलल लाइन देखा, अब इस पैरेलल लाइन में क्या है कि एक लाइन है जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को कट करता है, उसको हम लोग ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो ट्रांसवर्सल का जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि इट इज passes from the two lines of the same plane, passes from two lines of the same plane, एक ही प्लेन पर दो लाइन हो और उससे पास करे विथ एट अ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पास करे और दोनों लाइन पैरेलल होना कंडीशन है ना। और या तो फिर वो लाइन दोनों एक ही प्लेन पर होना चाहिए और दोनों लाइन को डिस्टिंक्ट पॉइंट से कट करे, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 1 एंड 2 जो है उसके बीच से जो लाइन कटा है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल। जो ब्लैक कलर है वो ट्रांसवर्सल और जो दो लाइन है वो दोनों लाइन एक ही प्लेन पे है, तो इसको हम लोग ट्रांसवर्सल कहते हैं। अगर आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग भी जा सकते हो। और आपको यहाँ पे डायग्राम भी मिल रहा है कि एरो कैसा होता है, सेगमेंट कैसा, पैरेलल लाइन कैसा और ट्रांसवर्सल कैसा। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रख लो कि अगर आप सच में इस लाइन से रिलेटेड चीजों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो आप इसके स्क्रीनशॉट लो, नोटबुक में नोट डाउन करो और एक दो बार प्रैक्टिस करो, हमेशा के लिए लाइफ टाइम प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए अब हम लोग दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो हमारा सेकेंड टॉपिक है एंगल्स। तो आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर एंगल्स किसको कहते हैं। तो आप एक ही बात को ध्यान में रखिए कि एंगल बनने के एक ही कंडीशन है जिसमें से मिनिमम 2 लाइंस रिक्वायर्ड होता है और 2 लाइंस अगर हो तो हम लोग एंगल्स बना लेते हैं। जैसे मैं आप देखो कि एक मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ किया तो ये एक एग्जैक्टली लाइन ही है और
इसके किसी भी एंड से अगर मैंने दूसरा लाइन ड्रॉ किया तो एंगल्स बन जाता है। जिसे अगर मैंने इसको यहां से ऐसे ड्रॉ किया तो एंगल इंटरनल बना, ये एक अलग एंगल बन गया। अगर हम बता सकें तो इसको भी एंगल ही बोलेंगे क्योंकि ये एक्सटर्नल एंगल, बाहर वाला एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे, दो एंगल बना। तो दो एंगल बनने की कंडीशन क्या थे कि दो लाइन को एक दूसरे के एंड से मिलना जरूरी है। अगर एक लाइन ऐसा है और एक लाइन ऐसा है, जैसे पैरेलल लाइन की मैंने बात किया, तो इसमें कहीं आपको एंगल दिखने का कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि लाइन एक दूसरे को मिलना जरूरी है। अगर नहीं मिलेगा एंड पॉइंट तो लाइंस में कभी भी एंगल्स नहीं बनेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि एंगल्स कितने टाइप के होते हैं। तो हर टाइप्स के एंगल को क्लियर करने वाले हैं आज। तो आप पहले बात में ध्यान रखो कि आपको पता भी होगा कि जो हमारा पहला एंगल है वो है एक्यूट एंगल, दूसरा एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल, तीसरा 90 डिग्री जिसको राइट एंगल कहते हैं, चौथा हमारा 180 डिग्री जिसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं, और पांचवा है रिफ्लेक्स एंगल। तो आप इस बात को ध्यान रखो कि किस कंडीशन में एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, रिफ्लेक्स, कंप्लीट सब बताने वाले हैं आज आपको। तो चलिए आप हम लोग एक एक करके समझते हैं कि सारे एंगल्स किस बेस पे हम लोग उसको नॉमिनेशन करते हैं या फिर उसका नाम देते हैं। तो आप इस प्रोटेक्टर के माध्यम से ज्यादा जानकारी ले पाएंगे कि थोड़ा सा ध्यान रखो आप कि हमारा जो पहला कंडीशन है वो है एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल के लिए क्या कंडीशन है, वो एंगल 0 से लेकर के 90 के पहले वाला जो पार्ट है ना उसको हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, 90 के पहले वाला जितना भी एंगल है उसको हम लोग पूरे पार्ट को बोलते हैं एक्यूट एंगल। जैसा ही वो 90 के ऊपर खड़ा हो गया ला करके एकदम स्ट्रेट 90, ये हमारा हो गया राइट एंगल। अब देखो राइट एंगल के बाद में मतलब 90 के ऊपर वाले एंगल की बात करें अगर हम लोग, और ये 180 के पहले पहले अगर ये एंगल बना है तो हम लोग इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। लेकिन 180 से कम होना चाहिए और 90 से ज्यादा होना चाहिए। तो आप इस पार्ट को बोल सकते हो ऑब्ट्यूज एंगल, क्या बोलेंगे इसको, ऑब्ट्यूज एंगल। और ये वाले पार्ट को आप बोल सकते हो एक्यूट एंगल। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि एग्जैक्ट जो 90 पे है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, राइट एंगल। और एग्जैक्ट जो 180 यहाँ पे है उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए ऐसा कभी हुआ कि इस कंडीशन में 180 तो हो गया और सेम इसी तरह से अगर ये एक राउंड और ले लेता यहां से ऐसे कंप्लीट, तो ये यहां पे क्या हो जाता 360, और इसी 360 को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। लेकिन इस बात को आप याद रखो कि ये कंप्लीट एंगल के पहले भी एक एंगल है जिसका नाम है रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल कहां से स्टार्ट होता है, 180 से ऊपर। रिफ्लेक्स एंगल कहां से स्टार्ट होता है, 180 से ऊपर और 360 के पहले, 360 के पहले। तो मैं पूरे सारे टर्म्स को मैं लिख देता हूं एक बार में, ये चीज आपको समझ में आ गया रहेगा कि ये 0 से लेकर के 90 बिफोर एक्यूट, 90 वाला राइट एंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ऊपर और 180 के पहले। 180 के बाद और 360 के पहले का नंबर को हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, और 360 कंप्लीट पहुंच जाने के बाद में इसको हम लोग कंप्लीट एंगल कहते हैं। तो आपको इसको नोट करने की जरूरत है, क्या होगा। तो आप पहले कंडीशन में क्या देखें कि एक्यूट में क्या कहानी था, एक्यूट में ऐसा था कि 0 से 90 के बीच वाले को, मतलब 90 बिफोर है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। अब देखो राइट एंगल किसको बोलते हैं हम लोग, राइट एंगल में एग्जैक्टली 90 डिग्री था, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग क्या देखिए, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल में क्या नोटिस किया हम लोग कि ये 90 से ऊपर, लाइक 91 स्टार्ट कर सकते हैं, 90 के बाद में पॉइंट वाला भी, डेसिमल वाला भी नंबर एक्सेप्टेबल है। तो आप इस बात को याद रखो कि 90 से ऊपर वाला है ना, तो 90 से ऊपर लेकिन 180 से नीचे होना चाहिए, ठीक है। अब ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। अब आता है रिफ्लेक्स एंगल, लेकिन इससे पहले आता है स्ट्रेट एंगल। क्या आता है, स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल में एग्जैक्ट 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब लास्ट में हम लोग देख रहे हैं रिफ्लेक्स एंगल, और ये रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 से ऊपर जाएगा और 360 से नीचे रहेगा, ठीक है। अब लास्ट जो हमारा है वो है कंप्लीट एंगल, और कंप्लीट का मतलब ही होता है 360 डिग्री,
ठीक है, ये हमारा हो गया 360। अब लास्टली हम लोग आते हैं एंगल से रिलेटेड, जिसके कुछ कंडीशंस होते हैं। तो आप इस बात को याद रखो कि ये जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी था। अब इसके बाद हम लोग देख पा रहेंगे कि कंडीशन में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है एंड एडजेसेंट एंगल है। इन एंगल्स को भी जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों को जानने से पहले आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि एडजेसेंट एंगल का जानना जरूरी होता है। और एडजेसेंट एंगल किसको कहते हैं, आपको यहाँ पे ट्रायंगल के माध्यम से मैं बता देता हूँ। एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है ये जो एंगल, सपोज कर लीजिए कि एक ट्रायंगल ए बी सी है और इस ट्रायंगल में 3 एंगल्स है ना, 3 एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो एडजेसेंट एंगल का मतलब ये होता है कि ये एंगल है ना, तो इसके बगल वाला ये एडजेसेंट है और ये एंगल इसके बगल वाला है, तो ये भी एडजेसेंट है। एडजेसेंट का मतलब एक ही लाइन पे 2 एंगल बना हुआ है, एक ही लाइन पे 2 एंगल। जैसे इस लाइन को ऑप्शन में हम देखें तो ये लाइन में ये एंगल इसके लिए एडजेसेंट हो गया। इस लाइन में अगर हम देखें तो यहाँ भी एंगल, यहाँ भी एंगल, तो ये हमारे लिए एडजेसेंट हो गया। तो आपको इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना है कि एडजेसेंट का मतलब क्या होता है। तो आपने अगर इसको समझा अच्छे से, तो अब हम लोग देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री का कंडीशन क्या है। तो अगर है ना, अगर 2 एंगल मिलके 90 डिग्री बनाता है, मतलब सम ऑफ 2 एंगल्स इज 90। अगर दोनों 90 डिग्री बन रहा है दोनों एंगल को जोड़ने के बाद, जैसे कि मैंने ट्रायंगल में अभी बनाया था कि ए बी और ये सी वाला पार्ट था, तो इसमें अगर 45 है ना, और ये वाला 45 है, तो दोनों एंगल मिला के क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब क्या पता चला कि अगर 2 एंगल मिलके 90 डिग्री बना रहा है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं। अब हम लोग आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल पे। तो सप्लीमेंट्री में क्या हम लोग जानते हैं कि अगर 2 एंगल्स मिलके 180 बनाता है, 2 एंगल्स मिलके 180 बनाता है, तो ये सप्लीमेंट्री का कंडीशन ज्यादा क्वाड्रिलेटरल में होता है और ये कॉम्प्लीमेंट्री का ज्यादातर कंडीशन ट्रायंगल में होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का कंडीशन क्वाड्रिलेटरल में भी होता है, लेकिन कभी भी सप्लीमेंट्री का कंडीशन ट्रायंगल में नहीं होगा। इस बात को आप याद रखना, क्योंकि ट्रायंगल का जो टोटल सम एंगल होता है वो 180 होता है। तो आपको अच्छे से ध्यान में इसको याद रखना है कि कभी भी ट्रायंगल में सप्लीमेंट्री नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री ही पॉसिबल है। अदरवाइज अगर आप ऐसा कुछ गलती करते हैं तो इस बात को याद रखिए कि सप्लीमेंट्री हमेशा क्वाड्रिलेटरल में ही होगा, उसके और कोई अदर चांसेस है भी नहीं। अब जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री का मैंने बताया, वैसे सप्लीमेंट्री में क्वाड्रिलेटरल कैसे काम करेगा। तो क्वाड्रिलेटरल में हम क्या देखते हैं कि एक ऐसा 4 साइड के शेप वाला प्लेन फिगर है, तो ये 90 डिग्री हो सकता है और ये 90 डिग्री हो सकता है। ये दोनों को ऐड करेंगे 180, और जब 180 हो गया तो क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल। अभी ऐसा और हो सकता है कुछ भी, ये 100 रहा और अगर ये 80 रहा, दोनों को ऐड कर दिए तो क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि सप्लीमेंट्री एंगल में 2 एंगल के सम को हम लोग बोलते हैं 180, है ना। 2 एंगल के सम को हम लोग बोलते हैं 180 और वही 180 को हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो सम ऑफ 2 एंगल्स इज 180 डिग्री। अगर ऐसा कंडीशन आपके पास आता है तो सप्लीमेंट्री एंगल हम लोग कहते हैं। अभी लास्ट में मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं। तो ट्रायंगल में एक बार आप फिर से लास्टली देख लो कि ABC है ये एंगल, है ना। B का जो एडजेसेंट एंगल है वो कौन सा है, एंगल C है, और एंगल A भी एडजेसेंट है। और अगर मैं इसको बात करूं एक रेक्टेंगल के डायग्राम से, तो इसमें मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है। तो अगर एंगल D की अगर हम बात करें, एंगल D की, तो इसके लिए एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा, एंगल C होगा और एंगल A होगा, लेकिन एंगल B नहीं होगा। एंगल B को हम लोग अपोजिट एंगल कहते हैं, ठीक है। तो चलिए, मैं उम्मीद करूंगा कि ये टॉपिक्स आपका सारा क्लियर हो गया होगा, लेकिन इस बात को आप ध्यान रखिए कि अगर आपको और भी चीजों के बेसिक कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा, जैसे कि अलजेब्रा से रिलेटेड, अलजेब्रा में न्यूमेरिकल्स, कैलकुलेशन, ये सब सारी बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमने 25 वीडियो बनाया है आपके लिए। आप जाएं एमडी सर ऑफिशियल चैनल के जो प्लेलिस्ट में है मैथ्स बाय एमडी सर, लाइक बेसिक मैथ्स बाय एमडी सर,
उस पे जाके क्लिक करें। आपको स्टार्टिंग एडिशन से लेकर के आपको एक स्टैंडर्ड लेवल तक का आपको मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेगा और वहां से आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी जर्नी को एक बेहतर स्टूडेंट के तौर पे अपने क्लास में। और आप टॉप पर बने रहना चाहते हैं तो आपको ये सारे वीडियो को देखना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, कंसंट्रेट करना पड़ेगा और अपने आप को फोकस्ड रखना पड़ेगा ताकि आप एक बेहतर स्टूडेंट बन सके। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा आज लाइन्स एंड एंगल से रिलेटेड। अभी मैं लाइन्स एंड एंगल से रिलेटेड एक और भी लेके आने वाला हूं वीडियो, जिसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए जय हिंद।